डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये JRF, बीलिस, एमलिस या KVS, NVS हर जगह ये पूछा जाता है इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जब रिसर्च वगैरह करते हैं उसमें भी काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा पढ़ने वाले हैं। तो डेटा कितने जगहों पे रिप्रेजेंटेशन होता है। जब आप लोग क्वेश्चनायर बनाते हो तो भी डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्योरी, LIS, साइंस, ये सब साइंस सिस्टम्स ये सब पढ़ने वाले हैं। नॉलेज का डेफिनेशन, काइंड्स, ऑर्गेनाइजेशन और फिर डेटा और इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेशन। तो ये 3-4 चीज़ें हम लोग इसका स्ट्रक्चर होगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डेटा से शुरुआत करें तो जो डेटा जो वर्ड है ये इसका प्लूरल फॉर्म है डेटा, ठीक है। ये डेटम शब्द से आया है। डेटम शब्द का मतलब होता है टू गिव और समथिंग गिवन, तो मतलब कुछ देना या कुछ दिया हुआ। तो ये डेटा शब्द जो है वो डेटम से मिलकर के बना और ये इसका ये अर्थ होता है। देखो अलग अलग फील्ड में जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या ज्योग्राफी या टेक्निकल ड्राइंग, इन सब जगहों में डेटा का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कोई मेज़रमेंट दिया हो या कोई रिज़ल्ट आया हो उसको भी डेटम बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा होता है। कुछ भी ऐसी चीज़ दी हुई हो उसको डेटा बोलते हैं। अलग आगे हम लोग डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनी नंबर, एनी, बट ये सिर्फ ऐसे ही नहीं जैसे 25 दिया हो तो वो डेटा नहीं होगा। बट 25 किलोमीटर दिया हो, जैसे दिल्ली और जयपुर की दूरी मान लो 300 किलोमीटर दूर है, मान लिया, सिर्फ सपोज कर रहे हैं, तो वो जो 300 किलोमीटर है वो डेटा हो गया, ठीक है। जब हम उस डेटा को यूज़ कर लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन हो जाता है और जब वो इन्फॉर्मेशन का भी प्रोसेस्ड फॉर्म होता है तो वो नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये डेटा जो होता है रॉ मटेरियल होता है। जैसे वो हमें कपड़ा बनाना होता है तो सबसे जो रेशम होता है, रेशम को जो हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वो धागा बनता है, धागे को प्रोसेस करते हैं तो कपड़ा बनता है। तो जो रेशम होता है वही डेटा है, ठीक है। और जो धागा बना वो इन्फॉर्मेशन और जो कपड़ा बन गया वो नॉलेज। और फिर कपड़े को भी हम बहुत अच्छे से बना दें और पहनने लायक कर दें तो वो होता है विजडम। फॉर्मेट्स ऑफ डेटा, तो डेटा को कई फॉर्मेट्स में हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो कोई क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको हम लोग रो और कॉलम फॉर्म में, जैसे एक्सेल का चार्ट होता है उस फॉर्म में अगर हम लोग दिखाते हैं कॉलम वगैरह में तो उसको टेबुलर डेटा बोलते हैं। हायरार्किकल डेटा मतलब ट्री की तरह स्ट्रक्चर बनता है कि सबसे ऊपर वाला डेटा हो गया, उसके नीचे डेटा हो गया एरो बना के इस तरह। ग्राफ आपने सबने देखा होगा, तो ग्राफ की तरह जो डेटा होता है उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, हायरार्किकल और ग्राफिकल, ये 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और डेटा कई तरह से दिख सकता है हमें, फैक्ट्स के रूप में, सिंबल्स के रूप में, सिग्नल के रूप में। देखो फैक्ट्स, कोई फैक्ट हो गया कि जैसे पृथ्वी और चाँद की दूरी हो गई 3,87,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गया। सिंबल क्या हो गया, लाल सिग्नल हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी, तो ये भी तो एक डेटा हुआ ना कि वो सिग्नल दिखा रहा है। सिग्नल इस तरह से हो गया, स्टिमुलाई इसको बोलते हैं। सिंबल भी हो सकता है कि मान लो हैशटैग बना हुआ है तो उसका कुछ मीनिंग हो रहा है। पाई बना हुआ, पाई का मतलब मैथ्स में यूज़ करते हैं ना, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो डेटा उस तरह से भी दिखाया जा सकता है। तो जो सिस्टम में, कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है डेटा, वो बिट्स और बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। तो डिजिटल वो भी एक डेटा की तरह होता है। हम लोग MB में भी यूज़ करते हैं, MB KB की वो क्या है, तो डेटा हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, वो लिमिट होती है, उसके लिए हम पैसे देते हैं। कि जैसे 1.5 GB डेटा, मतलब क्या, उतना GB तक हम लोग डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद काम ख़त्म। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसका, देखो कितना सिंपल है ना, इतना ही चीज़ें हमें याद करना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये यूजुअली स्टैटिक नेचर होता है। स्टैटिक मतलब फिक्स, बदलने वाला नहीं होता। और इट में रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ डिस्क्रीट फैक्ट्स अबाउट एन इवेंट्स। किसी भी इवेंट का एकदम बिल्कुल कॉन्क्रीट, बिल्कुल फिक्स फैक्ट होता है, ठीक है। इट इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर डिराइविंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए, डिराइव करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई भी फैक्ट्स या फिगर्स विच रिलाई समथिंग स्पेसिफिक बट विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एनी वे, विच प्रोवाइड नो फर्दर। देखो यहाँ पे ये एक तरह से ये लोग डेफिनेशन दे रहे हैं, फैक्ट्स और फिगर, कोई भी फैक्ट्स या फिगर, ठीक है, कोई भी,
विच रिलाई समथिंग स्पेसिफिक। वो ऐसा ही नहीं फालतू का 25 बोल दिया तो 25 क्या, कुछ होना चाहिए ना, तो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। अगर वो पूछ लिया ऑर्गेनाइज्ड, कई बार क्या चार ऑप्शन देते थे और उसमें बोलते हैं फैक्ट्स और फिगर विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड, तो वो डेटा नहीं होगा, वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। एनीवे विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, एनीवे विच प्रोवाइड नो फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन कास्ट नहीं देता रिगार्डिंग पैटर्न्स कॉन्टेक्स्ट। अब 25 किलोमीटर बता रहा तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, लेकिन बता दिया कि दिल्ली और जयपुर की दूरी मान लो 300 किलोमीटर या 25 किलोमीटर कुछ एक दीवार की दूरी हो गई, तो फिर उसमें पता चल गया ना, तो एक इन्फॉर्मेशन बन गया। तो seen as data and not information as unstructured fact or figures have the least impact on the typical manager। तो ये एक तरह से इन्होंने एक परिभाषा दी है कि डेटा क्या हो सकता है। In the more general sense we could say that distant sound that we hear when we are say resting or engaged in some other activities is data। So if we info, तो इस तरह से इन्होंने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से डेटा हो सकता है। इफ़ वी इन्फर दैट द साउंड इज़ दैट ऑफ गन शॉट और बैक फायरिंग ऑफ कार इंजन देन इट इज़ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम लोगों ने बोल दिया, जैसे हम लोग कॉन्टेस्ट वगैरह बता दिए किसी भी चीज़ का, तो तुरंत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। डेटा रिप्रेजेंट्स अनऑर्गेनाइज्ड सॉरी, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है और अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मेरी स्पीड स्लो हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, लेकिन समटाइम्स द टर्म रॉ डेटा, ये टर्म भी यूज़ किया जाता है, रॉ डेटा, लेकिन रॉ डेटा कुछ नहीं होता बल्कि वो डेटा ही होता है। बट ये कई बार यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस करते हैं डेटा को, वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो रॉ डेटा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो raw data is used to refer unprocessed data. However, the term raw data is relative as processed data, which is output of one process could be raw data in form of input from other। तो कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं जो raw भी हो सकते हैं और used भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो डेटा होता है वो raw ही होता है। The used to refer to raw data collected in uncontrolled environment, जैसे geographical survey हो गया, experimental data हो गया, ठीक है, उसको रॉ डेटा। जैसे हम लोग क्वेश्चनर बनाए और हम लोगों ने यूजर से कुछ डेटा कलेक्ट किया, तो वो बिल्कुल रॉ डेटा होता है। या कितनी तीव्रता का भूकंप आया, वो सब चीज़ें रॉ डेटा होता है। तो ये दरअसल अभी JRF वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है या KVS वगैरह का, इतना डीप में जा कर के पूछ रहे हैं ना, तो हमें एक छोटी से छोटी चीज़ें जाननी चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो वी विल प्रोसेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग डेटा इज़ अनप्रोसेस्ड एंड that people or machines process data and derive pattern from it। तो ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डेटा के बारे में इतनी अगर आपके पास जानकारी होती है तो ठीक है, इतने में आपका काम चल सकता है। और भी चीज़ें हैं डेटा के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप ही पढ़ रहे हैं, बाकी आप MRIS और उसमें पढ़े ही होंगे डेटा के बारे में, इतना डीप में PhD भी नहीं करनी है हमें डेटा के बारे में। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन इन इट्स रिस्ट्रिक्टेड कैनोटेशन रिफर्स टू प्रोसेस्ड डेटा। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना सेकेंड फॉर्म होगा प्रोसेस्ड। जैसे ही डेटा को प्रोसेस किया जाता है वो हो जाता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बता रहा है टू प्रोसेस्ड डेटा एंड दैट हैज़ सम मीनिंग। अब ये भी नहीं है कि प्रोसेस्ड हो बट उसका कोई मीनिंग या मैसेज ना हो, तो प्रोसेस्ड हो और उसकी मीनिंग निकल रहा हो। कैपेबल टू अफेक्टिंग और अल्टरिंग द स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम। देखो डायनेमिक, जो डेटा था वो फिक्स होता था, लेकिन ये डायनेमिक हो सकता है, इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकता है। कैपेबल ऑफ इंटरप्रिटिंग एंड यूजिंग द मैसेज। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, गीता लिखा हुआ ना, भगवद गीता, तो समझ लो वो डेटा है, फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब हम उस गीता को समझाते हैं ना किसी को, तो ढेर सारे एग्जाम्पल ला करके उसको किसी को समझा देते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन, हालांकि वो जस्ट समझने के लिए, गीता तो विजडम है, तो उसको हम जब एग्जाम्पल वगैरह के साथ समझाने लगते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन की तरह हो गया। और जब उसको अपनी लाइफ में और समझने लगते हैं हम लोग, तो फिर वो नॉलेज हो जाता है। लेकिन जब हम गीता को पूर्णतः अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और वो हमारा विजडम बन जाता है फिर। इन द सेंस ऑफ द मैसेज इट सेल्फ इज़ द इंफॉर्मेशन कन्वेड। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन होता है।
In the technical sense, information should carry and convey the message that clears some uncertainty. तो information ये भी हो सकता है, ठीक है. For data to become information, it must be contextualized, categorized, calculated, condensed. ये चारों चीज़ें होनी चाहिए तब वो इन्फॉर्मेशन बनता है, ठीक है. एक तो किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो, कैटेगराइज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कैलकुलेटेड हो. इन्फॉर्मेशन दस द डेटा दैट इज़ प्रोसेस्ड विद द रिलेवेंस एंड मीनिंग फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. तो ऐसा कोई भी डेटा जो एक रिलेवेंस और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन होता है. इन्फॉर्मेशन इज़ अ स्टिमुलाई दैट हैव मीनिंग एंड रिलेवेंस in the some context for its receiver. For the example, for the manufacturer of the commercial product, information may mean processed data that is indicative of trend in the environment and indicative. तो ये इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी का डेटा का ही प्रोसेस्ड फॉर्म होता है. एक अकॉर्डिंग टू एकॉफ बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियली फाउंड इन आंसर टू द क्वेश्चन दैट बिगिन विद सच वर्ड्स हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ मेनी. ऐसे क्वेश्चन जो शुरू होते हैं उसका जो आंसर होता है उसी को इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. तो कई बार क्या होता है ना, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दे दिया, सिर्फ इतना ही दे दिया होता है और पूछता है कि किसने बोला. तो आप याद रखना, इनका नाम भी याद रखना, एकॉफ. तो द वर्ड इन्फॉर्मेशन एज इन द केस ऑफ मेनी इंग्लिश वर्ड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ब इनफॉर्मेयर. इन्फॉर्मेयर से ये आया है और जो डेटा आया था उसको आपको पता ही है. तो ये इन्फॉर्मेयर से है जिसका मतलब होता है इन्फॉर्म, ठीक है. तो इन्फॉर्म से ये डेटा है. इन्फॉर्मेसियो इन लैटिन मीन कॉन्सेप्ट और आइडिया. तो ये इन्फॉर्मेसियो जो वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है, ये इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट या आइडिया, विचार. In actual use of information is used with many diverse meaning that could range from casual everyday with the very technical. The notion of the information is closely associated with the notions of communication, control, data, form, instructions, knowledge, meaning, stimulus, pattern, perception, representation. इन सब चीज़ों से कई बार हम लोग information को जोड़ देते हैं. It is necessary to understand some of these viewpoints and the context in which these are employed, as the technical term information is used in the extremely wide range. देखो डेटा तो क्या था, वो रॉ था, तो इतना ज़्यादा वो जब तक प्रोसेस नहीं होगा उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है. बट इन्फॉर्मेशन का यूज़ तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे हमारी किताबें वगैरह ये सब हम बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं. तो ये डिसिप्लिन्स, डोमेन्स, इन सब चीज़ों में ये होता है. एंड ईच हैज़ इट्स ओन अप्रोच एंड सेंस सिस्टम एम्प्लॉयड. तो देखो इसके कई थ्योरीज भी हैं, जैसे मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये जो है ना, ये देखो ये जो साइंटिस्ट का नाम है शैनन एंड बीवर, इसको याद रखना क्योंकि ये कम्युनिकेशन में भी इनका नाम आएगा. इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी भी दिया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शैनन एंड बीवर्स थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये लोग क्या बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन एज ए सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स. इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है. अब इसको याद कैसे रखोगे कि शैनन और बीवर ने बोला था, ऐसे याद रखो कि इसने कम्युनिकेशन की थ्योरी बोली और जो कम्युनिकेशन होता है एक सीक्वेंस में होता है. तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भी एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है. तो ये सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स हो गए. तो ऐसे ट्रिक याद करना, याद हो जाए आपको. इन्फॉर्मेशन थ्योरी इज़ अ डोमेन दैट ओवरलैप्स इनटू मैथमेटिक्स. अब देखो ये शैनन और बीवर का जो थ्योरी है ना कम्युनिकेशन का, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो इन्होंने बहुत साइंटिफिक रूप से थ्योरी को दिया. तो ये इसमें बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हर चीज़ से ही कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है. एंड द प्रिंसिपल एम टू थ्योरी वाज टू डिस्कवर मैथमेटिकल लॉज दैट गवर्न the behavior of signals and they are transferred and retrieved at the receiving end. तो यहाँ पे शैनन और बीवर चाहते थे कि जैसे रंगनाथन ने क्या किया, वो सीसी जो उन्होंने दिया था कॉलन क्लासिफिकेशन, ऐसे ही वो पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है. ऐसे ही शैनन और बीवर ने भी पूरा मैथमेटिकल चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की, जिससे इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स जो हैं उसको इनपुट आउटपुट के रूप में दिखाया जा सके. मेनली इनका ना
ये जो इन्फॉर्मेशन को है कम्युनिकेशन से जोड़ना चाहते थे कि इन्फॉर्मेशन डाला और वो आउटपुट तक पहुंच पाए। तो इट मस्ट बी रियलाइज दिस साइनन वाज वर्किंग फॉर बेल लैब्स एंड हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू ऑप्टिमाइज ट्रांसमिशन। देखो इनका जो सबसे पहला जो प्राइमरी गोल था कि ये ट्रांसमिट करना चाहते थे टेलीफोन या टेलीग्राफिक मैसेजेस विदाउट डिस्टॉर्शन। तो इनका ये इसीलिए कम्युनिकेशन को जोड़ने के लिए इन्होंने ये थ्योरी दिया, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जितने भी जो डेटा होते हैं कंप्यूटर के वो एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं, मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इमर्ज्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ सैनन एंड वीवर इज नोशन ऑफ एंट्रोपी इज ब्रॉडली रेफर टू द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन इन द मैसेज और सिस्टम। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि इन्फॉर्मेशन जब किसी के पास भेजा जाएगी एक जगह से दूसरी जगह तो डिस्टॉर्टेड ना हो। तो ये मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन था। कितनी अच्छी से इन्होंने समझाया ना सैनन एंड बीवर ने। तो ये पहला था। दूसरा था सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी ऑफेंस व्यूज इंफॉर्मेशन एज अ पैटर्न। इन्होंने क्या बोला था? सीक्वेंस ऑफ सिंबल। और इन्होंने क्या बोला? पैटर्न दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अदर पैटर्न्स। तो पैटर्न्स मतलब होता है जुड़े होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह से जुड़े होते हैं और उसकी एक निश्चित मीनिंग होती है, कई बिंदुओं का जोड़ हो सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन है। दिस व्यू परसीव्स इंफॉर्मेशन एज द रिप्रेजेंटेशन एंड डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर द कॉन्शियस माइंड टू परसीव इट। तो ये बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है और उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खूबसूरत पैटर्न से जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल द इंफॉर्मेशन कोडेड इन द पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग सिस्टम। देखो डीएनए जब देखोगे ना तो जैसे एक्स होता है ना, एक्स वाई एक्स, जो एक्स जो हम लोग लिखते हैं ऐसे डीएनए भी लिखा होता है, ठीक है। तो डीएनए का जो सिंबल होता है ऐसे ही ये लोग बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। रेफरेंस हैज़ ऑलरेडी बीन मेड टू इन्फॉर्मेशन एज अ सेंसरी कैजुअल इनपुट, हाउएवर इन एन इंडिविजुअल एज अ साइकोलॉजिकल बीइंग एंड अ सोशल सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन परसीव्ड एंड इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म इनटू नॉलेज। इन्होंने बोला है कि जो सोसाइटी या व्यक्तियों के अंदर या सोशल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो इन्फॉर्मेशन की वजह से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यही जो इन्फॉर्मेशन होता है यही ट्रांसफॉर्म होकर के नॉलेज के रूप में बनता है। सच ए ट्रांसफॉर्मेशन इज़ क्रिटिकल फॉर एग्जांपल द रिसर्चर्स एंड इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, जैसे जो रिसर्चर्स होते हैं और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये लोग जो इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए होता है। तो ये क्रिटिकल होता है। अभी देखो एक केस हुआ था, जैसे अडानी के बारे में आपने केस सुना होगा। तो उन्होंने एक रिसर्चर कंपनी ने कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस रिसर्च करके निकाल कर दे दिए जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया और पूरी दुनिया में ये इतनी बड़ी न्यूज़ हो गई। तो इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी चीज़ है। तो ये वही बता रहे हैं। इन सजेस्टिंग द मीडियम इज़ द मैसेज मैकलुहान। अब ये नाम भी हमें याद रखना है। देखो कुछ नाम बार रटना नहीं है, बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो नाम याद हो जाएंगे। जैसे सैनन बीवर का हम लोगों ने नाम पढ़ा, और उससे पहले हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था, उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोगों को एक नाम ये भी देखना है, हमें याद रखना। मैकलुहान also implies the transformation in the mindset and behavior of individual triggered by artifacts। तो जो फैक्ट्स होते हैं ना वो हमारे इंडिविजुअल और उसके व्यवहार को चेंज करते हैं। इसीलिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, तो उसमें जो घटिया मैसेजेस भेजे जाते हैं उससे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन ये सिस्टम थ्योरी के हिसाब से ही काम करता है कि लोगों का व्यवहार बदला जाता है। 2000 के नोट में चिप पकड़ा जाता है। तो ये दो थ्योरी हो गई। अगला है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इंफॉर्मेशन का क्या महत्व है।
इन LIS इंफॉर्मेशन इज़ ऑफन सीम्स टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है मोस्टली जो रिकॉर्ड्स होते हैं, बुक्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब चीज़ों का संग्रह बोला जा सकता है। और रिकॉर्ड ये कहाँ से आते हैं? ये बाई प्रोडक्ट होते हैं रिसर्च के, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, इन सब चीज़ों के ये बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो एक द कमेटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इंटरनेशनल कमेटी ऑफ आर्काइव्स, ICA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन आर्काइव्स। तो ये डिफाइन करते हैं रिकॉर्ड क्या होता है। ए स्पेसिफिक पीस ऑफ रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन जनरेटेड, कलेक्टेड और रिसीव्ड इन द इनिशिएशन, कंडक्ट और completion of an activity and that comprises sufficient content, context and structure to provide proof or evidence of that activity। मतलब वही सेम चीज़ जो इन्फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ये पीस ऑफ रिकॉर्ड होता है और ये जो इन्फॉर्मेशन होता है जनरेटेड, कलेक्टेड और रिसीव्ड इन द इनिशियल, कंडक्टेड एंड कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी का ये सारा इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये किसी कंटेंट, सफिशिएंट कंटेंट उसमें होता है और ये किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और ये प्रूफ भी प्रोवाइड करते हैं उस एक्टिविटी का, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड होता है। तो इन गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेट्स आर्काइव्स आर मेंटेन्ड एट कॉरपोरेट मेमोरी फॉर द हिस्टोरिकल एंड लीगल पर्पसेस। तो ये जो गवर्नमेंट होता है या पब्लिक लाइब्रेरीज़ हो गई या कॉरपोरेट्स हो गए, ये आर्काइव्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे हमारी मेमोरी क्या होता है, हमें नाम याद रहते हैं, चेहरे याद रहते हैं, सब कुछ याद रखते हैं, ऐसे ही ये लोग अपने डेटाबेसेस में ये सब कुछ सेव करके रखते हैं क्लाउड स्टोरेज में। तो ये और भी इंफॉर्मेशन का चौथा रूप है इंफॉर्मेशन एज साइन सिस्टम। इंफॉर्मेशन इज आल्सो कंसिडर्ड इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड साइन सिस्टम। साइन मतलब होता है, जैसे साइन लैंग्वेज आप लोगों ने देखा होगा कि किसी चीज़ को संकेत करके दिखाना। द साइंस ऑफ द साइन, देखो साइंस ऑफ द साइंस ये साइंस और इन साइंस में डिफरेंस है। साइन सिस्टम इज नोन एट सीमियोटिक्स एंड इट्स ब्रांचेज ऑफ प्रैग्मेटिक्स, सिमेंटिक्स, सिंटेक्स एंड एम्पिरिक्स। तो ये भी इंफॉर्मेशंस के पार्ट होते हैं। देखो जो हमारा CC होता है, DDC होता है या UDC होगा, उसमें आप देखोगे कई ढेर सारे साइंस यूज़ किए जाते हैं, कोष्ठक यूज़ किया जाता है। रंगनाथन ने तो उसका कॉलन क्लासिफिकेशन नाम ही दे दिया। तो कॉलन क्या है? एक साइन है, वो भी एक इंफॉर्मेशन को दिखा रहा है। तो ईच वन ऑफ दीज ब्रांचेज इज कवर्ड विद द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। प्रैग्मेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये जो प्रैग्मेटिक्स होता है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। सिमेंटिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंटेंट एंड मीनिंग ऑफ द मैसेज। ये कई बार पूछा जा चुका है यार, प्रैग्मेटिक्स, सिंथेसिस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जैसे JRF या अन्य चीज़ों को, तो कई बार इन दोनों में अंतर पूछा गया है। तो प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। सिमेंटिक्स क्या हो गया? ये कंटेंट और मीनिंग से रिलेटेड हो गया, दैट इज़ कम्युनिकेटेड। और सिंटेक्स क्या होता है? कंसर्न्ड विद द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, लॉजिक, ग्रामर एंड अदर फॉर्मेलिटीज़। तो ये लैंग्वेज से संबंधित हो गया। तो प्रैग्मेटिक्स कम्युनिकेशन, सिमेंटिक जो मैसेज है उससे, और सिंटेक्स लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया। और ये एम्पिरिक्स इज द स्टडी ऑफ द सिग्नल्स यूज्ड टू कैरी द मैसेजेस। तो ये एम्पिरिक्स क्या हो गया? सिग्नल से रिलेटेड हो गया। एंड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम और द चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये चारों चीज़ें आप याद रखना। ये इंफॉर्मेशन एज द साइन सिस्टम इसमें किया जाता है। तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि नई नई चीज़ें आप सीख रहे हो। और एक बार आपको सिर्फ डीप लर्निंग करनी होगी, फिर लाइफ टाइम मौज करो। एन एक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन नॉर्मली टेक प्लेस within a social context which determines the purpose of the communication. Consider for example a subject heading in the bibliography record in the OPEC. The library, the parent organization and patron served as the library set the social context for all tools and services developed by the library including the OPEC. The intention of the message is convey the precise and unambiguous idea of the subject. तो इस तरीके से ये पूरे इन्फॉर्मेशन को इन लोगों ने साइंस सिस्टम में बताने की कोशिश की।
डेटा हम लोगों ने पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया, नॉलेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं नॉलेज क्या होता है। तो देखो ये तीसरी रूप होते हैं। मान लो चाइल्डहुड में हमारे पास डेटा होता था, फिर उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आने लगी, फिर अब हमारे पास नॉलेज, ठीक है। पहले हम पूछते तो तुम्हें ये नहीं पता है, वो नहीं पता, फिर अब हम बोलते तुम्हें यार इसकी नॉलेज ही नहीं है ऐसे ही होती है ना। तो व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ ऑन गोइंग डिबेट अमंग मेनी डिसिप्लिनरी ग्रुप्स, फिलोसफर्स, नॉलेज मैनेजर्स, एलआईएस प्रोफेशनल्स। देखो कई बार क्या होता है कि डेटा आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गया, उसके बाद क्या, तो फिर इन लोगों में बहस छिड़ी, फिर आया नॉलेज। डेफिनेशंस ऑफ द नॉलेज, ए डेफिनेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन हैविंग प्रोसेस्ड। अब इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस्ड किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, स्ट्रक्चर्स किया गया और ऐसे वे में किया गया दैट इज़ अप्लाइड और पुट इन द एक्शन, जिसको हम लोग एक्शन में कर सकें, एप्लीकेशंस में। मान लो क्या हुआ कि कोई लॉ अगर बताया जाए, मान लो न्यूटन का एक लॉ है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे गिरती है, उन्होंने बताया, ग्रेविटेशनल उन्होंने लॉ बता दिया। तो फिर एक ऐसा भी हम लोगों ने चीज़ विकसित किया, मान लो सैटेलाइट हमें फेंकना है, तो उसकी स्पीड कितनी हो कि ग्रेविटी उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो इस तरीके से हम लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट किया, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज किया, तो उसको एक्शन में लेकर आए, ठीक है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने बना दिया। तो नॉलेज कुड बी इम्प्लिसिट और टैसिट, स्किल्स और एक्सपर्टीज़ और एक्सप्लिसिट पब्लिक। देखो कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो सिर्फ मेरे पास है, आपके पास नहीं है। कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपके पास सिर्फ है, और कुछ ऐसी नॉलेज है जो सबके पास है। तो जो आपके पास है सिर्फ आपकी पर्सनल नॉलेज, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट और टैसिट नॉलेज। और दूसरी होती है जो पब्लिक नॉलेज होती है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये हो गया पब्लिक नॉलेज। लेकिन जो मैं और चीज़ें जानता हूँ वो अगर मैं आपको शेयर नहीं करूँ तो मेरा इम्प्लिसिट और टैसिट नॉलेज होगा। तो ये नॉलेज के टाइप्स भी इन्होंने बता दिया। नॉलेज इज़ ऑल्सो मेजर टीनेट ऑफ मेनी रिलीजन्स। द भगवद गीता फॉर एग्जाम्पल रिफर्स टू ज्ञान योगा। तो यहाँ पे नॉलेज की बात की जा रही है भगवद गीता में। इसको ज्ञान योगा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान योगा लिखा है। दिस इज ऑल्सो द नोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज वेयर द एम्फेसिस ऑन द प्रोसीजर ऑफ मेथोडोलॉजी एम्प्लॉयड फॉर जनरेटिंग नॉलेज। देखो ध्यान दो तरह की नॉलेज होती है, एक तो संसार की नॉलेज और दूसरी नॉलेज होती है व्यक्ति अपने बारे में, स्व की नॉलेज, मैं कौन हूँ उसकी नॉलेज। तो जितने भी उपनिषद, गीता, इन सब चीज़ों हैं वो लोग आँख बंद करके अपने भीतर तलाशते हैं पूरे ज्ञान को। और ये संसार की जो नॉलेज होती है वो अलग नॉलेज होती है। वो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो संसार के नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये नॉलेज एक्विजिशन इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव मतलब होता है कि जो आप सजगता के साथ ज्ञान प्राप्त करते हो, ठीक है, उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो, सोचते समझते हो। परसेप्शन होता है, परसेप्शन कुछ आप बना के रखते हो। कम्युनिकेशन, कुछ लोगों से आप बात करते हो। फिर एसोसिएशन, किसके साथ, जैसी संगति वैसी रंगत, तो जिसके साथ आप रहते हो वो ज्ञान ले लेते हो। हालांकि परम ज्ञान हमारे मित्रों से ही मिलता है हमें। रीजनिंग, कई बार आप सोचते विचारते हो, तर्क करते हो, तब वो नॉलेज निकलता है। तो ये नॉलेज के इसको सोर्स होते हैं। नॉलेज इट्सेल्फ इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन सम डिसिप्लिन। तो नॉलेज भी एक कुछ सब्जेक्ट होता है, कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स का। एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ द फिलोसफी दैट हैज़ द फोकस स्टडी ऑफ नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है, सिर्फ नॉलेज के बारे में ही पढ़ते हैं। इट इन्वेस्टिगेट्स द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ नॉलेज। तो ये नॉलेज के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, उसके ओरिजिन को देखता है। द एपिस्टेमोलॉजिस्ट नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ and the universe of the knowledge that has the area of the interest in librarian information studies। तो कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो सिर्फ बिलीफ के ऊपर होते हैं, जो अनुभव के बाद, जैसे बुद्ध को भी ज्ञान हुआ तो उन्होंने इतना ज़्यादा, वो विजडम, उसको विजडम बोलते हैं। तो ये चौथा रूप है। द वेरियस मोड्स ऑफ बाय विच न्यू सब्जेक्ट्स और आइडियाज़ आर फॉर्म्ड। देखो रंगनाथन और उनके कलीग थे नील मेघन, तो इन लोगों ने भी नॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई। नॉलेज में भी डिफाइंड एज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो
किसी भी दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू प्रॉपर स्टडी एंड एक्सपर्टीज यूजुअल बेस्ड ऑन द लर्निंग थिंकिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एरिया। तो किसी भी प्रॉब्लम एरिया के पे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, उसका एक्सपीरियंस हो, लर्निंग किया हो, तो उसको बोलते हैं नॉलेज। इन अ वे नॉलेज इज़ derived फ्रॉम इंफॉर्मेशन, इन द वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ derived फ्रॉम डेटा। तो इस तरह से ये तीनों बनते हैं। नॉलेज constitutes an understanding of information based on its perceived importance or relevance to the problem area by integrating human perspective process that help draw meaning conclusions. Knowledge refers to both theoretical and practical understanding of the subject. तो दोनों, सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दोनों अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसमें नॉलेज आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी रट कर के चलेगी। इसलिए गीता कई लोगों को कंठस्थ है, बट उनको ज्ञान नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है उनके पास। नॉलेज इज़ एन abstract notion and some have suggested that to capture knowledge in symbolic form is to information into information and all knowledge is tacit। देखो कबीर ने बोला, एक उन्होंने जस्ट दोहा दे दिया, उस दोहे में ही इतना ज्ञान भरा पड़ा है। वो इसीलिए बोल रहे हैं कि नॉलेज इज़ एब्स्ट्रैक्ट, मतलब छोटी सी चीज़ में कहा जा सकता है उस नॉलेज को, बहुत बड़े ज्ञान को और इन्फॉर्मेशन की तरह दिया जा सकता है। और ये जो नॉलेज होता है मोस्टली जो होता है वो एक व्यक्ति का ही होता है, ये पर्सनल होता है नॉलेज। इन्फॉर्मेशन तो सबके पास होता है, बट नॉलेज और विजडम ये दोनों पर्सनल चीज़ होती है, खुद ही डेवलप करना होता है। वन डेफिनेशन ऑफ द नॉलेज दैट कैप्चर सम ऑफ द वेरियस वे इन विच हैज़ बीन डिफाइंड बाय द अदर्स। तो इसमें नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज़ अ फ्लूइड मिक्स ऑफ फ्रेम्ड एक्सपीरियंस। तो जितने भी एक्सपीरियंस होता है ना उसका फ्लूइड मिक्स होता है। वैल्यूज़, contextual information, expert insight, grounded intuition that provide the environment and framework for evaluating and incorporating new expertise, new experience and information। तो नॉलेज क्या होता है? एक एक्सपीरियंस होता है, वैल्यू होता है, इंफॉर्मेशन होता है, और ये सारी चीज़ें मिल करके हमारा नॉलेज बनती है। इट ओरिजिनेट्स एंड इट इज़ अप्लाइड इन द माइंड्स ऑफ नोवर्स। तो जो जानते हैं वही लोग ओरिजिनेट इसको करते हैं, और फिर उन्हीं के माइंड का ये उपज हम बोल सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बिकम्स एम्बेडेड नॉट ओनली इन डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोजिटरीज बट आल्सो इन द ऑर्गेनाइजेशन रूटीन्स, प्रोसेसेस, प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स। तो ये जो इन ऑर्गेनाइजेशन इट ऑफन बिकम्स एम्बेडेड नॉट ओनली इन डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोजिटरी बट आल्सो ऑर्गेनाइजेशन रूटीन्स। तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और रिपोजिटरीज में पैक नहीं होता, बल्कि रूटीन्स, प्रोसेसेस, प्रैक्टिस और नॉर्म्स इन सब से संबंधित होता है। तो ये नॉलेज के प्रकार इसमें बताए गए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नॉलेज? इट इज़ प्रोसीजरल, डिक्लेरेटिव, सेमेंटिक एंड एपिसोडिक। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है? प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कैरी आउट द स्पेसिफिक प्रोसेस। किसी प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करेंगे वो प्रोसीजरल नॉलेज होता है। डिक्लेरेटिव नॉलेज, जैसे बुद्ध ने बोला कि मुझे अरहंत को प्राप्त होगी, तो हालांकि ये दूसरी बात है। इट इज़ रूटीन नॉलेज अबाउट विच द एक्सपर्ट इज़ कॉन्शियस। इट इज़ सैलो नॉलेज दैट कैन बी readily recalled since it consists of the simple and uncomplicated information। तो ये सिंपल नॉलेज होता है, ठीक है। Semantic knowledge, it is highly organized, chunked knowledge and resides mainly in long term memory। ये जो डिक्लेरेटिव है शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है, और ये सिमेंटिक हो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। तो सिमेंटिक नॉलेज कैन बी इंक्लूड मेजर कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी, फैक्ट्स, रिलेशनशिप्स। एपिसोडिक नॉलेज क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द नॉलेज बेस्ड ऑन एपिसोड्स। ईच एपिसोड इज यूजुअली चंक्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये एपिसोडिक नॉलेज होते हैं। जैसे एपिसोड्स होते हैं फिल्म में, एक एपिसोड, 2 एपिसोड, तो ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में होता है। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज के बारे में मैंने बता दिया कि ये व्यक्ति का खुद का अनुभव होता है एंड थ्रू एक्सपीरियंस क्या आता है टैसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है वो अवेलेबल होता है सबके लिए समाज में। ये कोडिफाइड हो सकता है, डिजिटाइड हो सकता है, बुक्स वगैरह में हो सकता है। देयर आर दोज
who argue that explicit knowledge is information and all knowledge is tacit. कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं भाई, विकीपीडिया लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द नॉलेज। विकीपीडिया बोलता है ए प्रायोरी एंड पोस्टेरियरी नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, लिबरे नॉलेज, मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज क्या होता है? जो यहाँ से परे की नॉलेज होता है। प्रोसीजरल, सेल्फ नॉलेज, टैसिट। तो ये हो गया। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वन ब्रांच ऑफ LIS that has dealt with the notion of the knowledge is knowledge organization। तो कुछ ऐसा एक ब्रांच है LIS का जो इसके साथ डील करता है, नॉलेज के साथ, उसको बोलते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। अ टर्म ब्रॉट इन द वाइड यूज एंड एक्सेप्टेंस बाय जर्मन क्लासिफिकेशनिस्ट Inzitrot Dahlberg. She considered knowledge as known. S.R. Ranganathan in most of his writing preferred to use the term universe of knowledge, universe of subjects rather than universe of knowledge। तो रंगनाथन इस तरह से अलग अलग टर्म्स भी यूज़ किए जाते थे, ठीक है। Dahlberg went on to suggest that knowledge may be transferred into space and time। This is purely pragmatic view, and knowledge, as in this view, knowledge exists only in the human dimension। It was largely driven by the requirements of knowledge organization। इसमें ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये नॉलेज जो है पर्सनल थिंग है, बट इन्होंने बोला कि नहीं यार, नॉलेज भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग। बट नॉलेज ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा तब भी उसको समझने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जैसे गीता में क्या विजडम की बात की है, तो पढ़ करके वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जब उसके उन राहों पे चलोगे आप तब पता चलेगा। अ मोर कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच दैट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज इन LIS हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाई जोरलैंड या होरलैंड, जो भी हो, हु लिस्ट 4 बेसिक एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोपोजिशंस। तो इन्होंने 4 चीज़ें बताई। एम्पिरिसिज्म मतलब होता है डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन और एक्सपीरियंस। तो ये एम्पिरिसिज्म के बारे में बात की है, जो ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन और एक्सपीरियंस से आता है। रेशनलिज्म मतलब होता है डिराइव्ड बाय एम्प्लॉइंग लॉजिक और रीज़न। तो लॉजिक और रीज़न वाली जहाँ बात आई, ओवर सेंसरी एक्सपीरियंस, तो लॉजिक और रीज़न जहाँ पे आए वो रेशनलिज्म। कुछ लोग बोलते हैं रेशनल, अरे रेशनल सोच रखो, लॉजिक कुछ है। कुछ लोग बोलते हैं हिस्टोरिसिज्म, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम कल्चरल हार्मेन्यूटिक्स, मतलब ये हमारे दादाजी कहा करते थे। प्रैग्मेटिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ गोल्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह से ये 4 चीज़ें बताई होरलैंड या जोरलैंड ने। Knowledge is what one knows. Our brain builds a map of what all we know। तो हमारा जो दिमाग है वो सब कुछ बिल्ड करता है, हमें एक मैप बनाता है क्या हमें आता है। नॉलेज ऑफ X इज़ नॉट द सेम एज नॉलेज ऑफ Y। सही बात है, मेरी नॉलेज जो है वो आपकी नॉलेज से डिफरेंट है। द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल दैट इज़ नोन टू मैनकाइंड एट द एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पूरा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को बोलेंगे जितने भी व्यक्ति आज तक हुए हैं या अभी वर्तमान समय में, सबकी नॉलेज को टोटल कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। दिस आल्सो चेंजेस द ह्यूमन बीइंग डिस्कवर एंड फाइंड न्यू थिंग्स, चेंज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स नोन टू देम एटसेट्रा। द सिग्नल्स फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स कीप अल्टरिंग द मैप। Empirical knowledge is based on solid evidence. What is understood through the positivist approach, rational knowledge is which is known by reasoning, and the human brain also can contain our belief and expectations। तो ये जो एम्पेरिकल नॉलेज है वो तो तमाम एविडेंस पे आधारित होती है और वो चली आ रही होती है। रेशनल नॉलेज रीजनिंग पे आधारित होती है। It is able to link knowledge units and regions।
नॉलेज और रीज़न को लिंक किया जा सकता है। सिंस नॉलेज हैज़ टू डू कॉन्सेप्ट्स लैंग्वेज स्पेशली द साइंस ऑफ सीमेटिक्स व्हिच इज़ अनदर डोमेन दैट क्लोजली रिलेटेड टू नॉलेज एज अ कॉन्सेप्ट टू रिप्रेजेंट। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। नॉलेज के बारे में इतना ज़्यादा है। अभी रंगनाथर और नील मेघन के बारे में भी हम नॉलेज का पढ़ सकते हैं, बट इतना कुछ है कि हम पूरा एक बुक ही उस पर पूरा है, तो उतना हमें डीप में अपने मास्टर्स में ही पढ़ना है। अपने एग्ज़ाम्स और चीज़ों के लिए इतना ही काफ़ी मुझे लगता है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को तीनों में संबंध क्या है, डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। विजडम का इसमें नहीं बताया गया, विजडम का हम लोग किसी और वीडियो में देख लेंगे। द यूज़ ऑफ थ्री टर्म्स इज़ नॉट कंसिस्टेंट एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग। तो अलग अलग ये तीनों नहीं हैं। दरअसल जब हम नॉलेज की बात करते हैं ना, तो उसमें डेटा समाया हुआ होता है। सॉरी। फॉर इंस्टेंस डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली इन कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटिंग करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन करते हैं, तो एक इंफॉर्मेशन और डेटा को एक साथ ही यूज़ कर लेते हैं। क्लियरली देयर आर competing definition and different perspectives of data information knowledge in different aspects of computer science, engineering, other disciplines such as psychology, management science, epistemology। इन सब में थोड़ा सा अलग अलग डेफिनेशंस बताया गया। जैसे आकाफ का हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आकाफ ने इन्होंने बताया इन्फॉर्मेशन क्या होगा, डेटा प्रोसेस टू बी यूजफुल प्रोवाइडिंग आंसर, हु, व्हाट, हियर है, ये इन्फॉर्मेशन होगा। नॉलेज क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग आंसर्स टू हाउ, वो तो इन्होंने हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन ये सब फिक्स होते हैं, तो इसका इन्होंने बताया इन्फॉर्मेशन। लेकिन हाउ यहाँ पे तो भैया दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इन्होंने इसीलिए इसको नॉलेज दिया। तो आकाफ भाई ने काफ़ी अच्छे काम किए। देखो सबसे नीचे होता है डेटा, फिर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और फिर होता है विजडम। तो जिसके पास डेटा होता है उसका उसी अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट भी होता है। तो ये द नॉलेज हायरार्की का ये सिंबल बनाया गया। द डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम DIKW हायरार्की इज अ पॉपुलर मॉडल ऑफ classifying human understanding in the perceptual and cognitive space. Its origins go back to the English poet T.S. Eliot, who said, "Where the information lost in data, knowledge lost in information, and wisdom lost in knowledge." Evidently, the terms are interpreted in several different ways, and there is no one definition for each. कोई फिक्स नहीं है जो universally accepted हो। The informations The definitions are also function the, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, अलग अलग इंफॉर्मेशन। जैसे नॉलेज है नो हाउ, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, इंसाइट, इंट्यूशन, कॉन्टेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होगा, कॉन्टेक्चुअलाइज, कैटेगराइज, कैलकुलेटेड, कंडेंस्ड। डेटा क्या होगा, फैक्ट्स, फिगर, रियलाइज समथिंग स्पेसिफिक विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो इस तरह से ये चलता है। कनेक्टेडनेस हो गया और ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो इन्होंने कोई मैथमेटिशियन ने बनाया बेचारे ने कि जैसे जैसे ये कनेक्टेडनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, तो डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन होगा इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न होगा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स होगा विजडम। तो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के पास मान लो हो गया डेटा, कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर के पास हो गया मान लो इंफॉर्मेशन, PhD में रिसर्च करने वाले लोगों के पास हो गया नॉलेज, और जो फिलोसफर्स हो गए अरिस्टोटल जैसे लोग, सॉरी अरिस्टोटल का मैंने नाम लोगों, अरिस्टोटल बोल सकते हैं उसको भी, और उनके गुरु का क्या नाम था मैं भूल गया, सुकरात जैसे लोग हो गए, उनके पास हो गए विजडम। हम लोगों को ट्राई करना चाहिए विजडम तक पहुँचे। तो समरी में इन्होंने बताया डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर अब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों अब्स्ट्रैक्ट हैं। डेटा इज़ द लोएस्ट लेवल अब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन एंड द नोशंस ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन सेंट्रल डिसिप्लिन। तो उसी जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को इन लोगों ने समरी किया, और ये कुछ रेफरेंसेस थे, यहाँ से उन्होंने ये पूरी चीज़ें उठाई हैं। और ये जो डेटा है इसको मैंने लिया है EPG पाठशाला से, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये लेक्चर आपके काम का रहा होगा। Thank you very much. All the best.